हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम के यूनिट 4 का पार्ट 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट आपका 15 से 20 मिनट में कवर हो जाएगा और इसमें हम जो बाकी के जो बचे हुए टॉपिक रखे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा मैनेजिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है। इसे बोला था वर्क फोर्स इज बिकमिंग इंक्रीजिंग डाइवर्स। तो अलग अलग जनरेशन है, अलग अलग लोग हैं, तो वो उस तरह से जो है हमारी जो वर्क पॉपुलेशन है, जो वर्क फोर्स है, वो क्या है, वो डाइवर्स है। दिस वर्कफोर्स इज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ एज। तो जो वर्कफोर्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एज की टर्म में डाइवर्स है, मतलब किसी का एज बहुत कम है, किसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, विद मेंबर्स ऑफ जनरेशन रेंजिंग फ्रॉम सीजन बेबी बूमर्स हु हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बेबी बूमर्स किसको बोलते हैं, जो एक्स जनरेशन के होते हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं लाइफ में। ठीक है, जेड जनरेशन किसको बोलते हैं, एक्स सबसे पुरानी जनरेशन, वाई बीच की जनरेशन और जेड आपकी जो अभी जो नई जनरेशन है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो पुराने लोग होते हैं काफी साल से, तो उनका अलग से एक्सपीरियंस होता है। तो उस टर्म में, एज के टर्म में जो है काफी डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है। इसमें बोला employing a staff that spans many generations comes with a number of advantages despite the fact that managing a workforce that covers such a wide range of ages। तो बोल रहा है कि एक मान लीजिए आपके पास एक ऐसा स्टाफ है, ऐसे कई सारे स्टाफ है जिन्होंने कई सारी जनरेशन देखी है, तो उनके काफी फायदे हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस स्टाफ है उसकी एक अलग ही वैल्यू है। अभी नया नया कोई बंदा ज्वाइन किया ब्रांच में, तो उसको बहुत चीजें नहीं मालूम होगी, बहुत चीजें हम लोग एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। ठीक है, तो वो फ्रेशर को नहीं मालूम होगी। तो एक्सपीरियंस वाले कई सारे आपको बेनिफिट होंगे, बट साथ साथ कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। पहले हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ जनरेशन डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग जनरेशन के लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम बैंकों की बात करें, तो आपको 60+ लोग भी ब्रांच में मिल जाएंगे, सॉरी 50+ लोग भी ब्रांच में मिल जाएंगे, 20+ भी मिल जाएंगे। तो अलग अलग जनरेशन के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के लोग काम करते हैं। तो इसके फायदों की बात करते हैं। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हैविंग ए मल्टी जनरेशन वर्कफोर्स कैन बी क्वाइट एडवांटेजेस व्हेन इट कम टू। तो कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो उस टाइम पे मल्टी जनरेशन बेस्ट है, क्योंकि नई जनरेशन को ज्यादा टेक्नोलॉजी का मालूम है, पुरानी जनरेशन का अपना एक्सपीरियंस है, तो दोनों को मिला के जो आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। डे टू डे जो कंसर्न्स है, नए नए मेथड्स आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि अगर जैसे अभी की जो नई जनरेशन है, तो वो ऑलमोस्ट एक तरीके से सोचती होगी, बट अगर नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन मिलकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे, तो ज्यादा बेटर वे में, सही तरह से जो आपको कम टाइम में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके देगी। अगला आता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स ऑडियंसेस। ईच जनरेशन हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी अ रियल एडवांटेजेस टू कंपनी। तो बोल रहे हैं हर जनरेशन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो ओल्ड जनरेशन है उनके अंदर हार्ड वर्किंग की काबिलियत आपको मिल जाएगी, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जो नई जनरेशन है आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। ठीक है, तो कई सारे फायदे आपको हर जनरेशन के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता है, तो वो आपकी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होता है। एम्प्लॉइंग पीपल दैट बिलोंग टू ईच ऑफ दिस जनरेशन अलाउ यू टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डेमोग्राफिक ग्रुप दैट आर एमिंग टू कम्युनिकेट विद। तो बोल रहे हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो भी तो वैसी होगी ना, डाइवर्स ऑडियंस। अगर मान लीजिए आप यंग है, तो आपकी ऑडियंस यंग है, तो उनको अच्छे से समझ पाएगी। अगर ओल्ड ऑडियंस है, ठीक है, आपकी ओल्ड ऑडियंस है, तो उनको मान लीजिए आपकी ब्रांच में एक पर्सन है, एक स्टाफ बैठा है क्लर्कल, जिसकी एज है 25 साल। ठीक है, और मान लीजिए 55 या 60 साल की ऑडियंस आके उससे बात करी, तो वो उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। उसी के बदले अगर मान लीजिए 55 साल की कोई ऑडियंस बैठी है, ठीक है, 55 साल का क्लर्क बैठा है, और वहां पे आके 60 साल का बंदा बात करे, तो वो ज्यादा कम्युनिकेट, ज्यादा कनेक्ट हो पाएगा। तो वही इसमें बोला गया। तीसरा है ओकेजन फॉर एजुकेशन ग्रोथ। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर प्रेजेंटेड टू ऑल एम्प्लॉयज, नॉट जस्ट द यंगर वर्कर्स, व्हेन देयर इज जनरेशन डाइवर्सिटी इन द। तो बोल रहे हैं कि आप नई नई चीजों को सीख पाते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है। एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट जनरेशन माइट टीच वन अनदर न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स एंड वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस दैट आर मोर। तो बोल रहे हैं हर जनरेशन एक के लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, थिंकिंग का तरीका बता रहे हैं कि नए नए तरीके उनको आ रहे हैं। ठीक है, और नए नए बिजनेस के आइडियाज भी वो मतलब इफेक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पे, अ वर्कर्स हु इज मोर प्रोफिशिएंट। तो अभी मान लीजिए कोई नया पर्सन है, तो उसको टेक्नोलॉजी अच्छे से मालूम होगी। ठीक है, अवेयर ऑफ क्विकर वे फॉर ए बेबी बूमर्स टू हैंडल लेबरियस फिजिकल एक्टिविटी एट देयर वर्क प्लेस। तो बोल रहा है जो बेबी बूमर्स है, मतलब जो काफी एक्सपीरियंस है, तो वो ज्यादा वो काफी हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि पुरानी जनरेशन ज्यादा हार्ड वर्किंग थी एज कम्पेयर टू अगर हम नई जनरेशन का देखें। ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सब चीजों को फास्ट तरीके से देखती है। तो लेबरियस फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीजें नई जनरेशन के लोगों को सिखा सकती है, और जो नई जनरेशन है उनको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा सकती है, तो एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन ग्रोथ का भी जो है मौका आपको मिल जाता है। अब मान लीजिए नई जनरेशन है, 25 साल का जो बंदा है, और मान लीजिए 27 साल का कोई है, तो ये ऑलरेडी एक दूसरे को टेक्नोलॉजी का मालूम होगा, तो कुछ नया एक दूसरे से सीखने को उनको नहीं मिलेगा। उस तरह से यहाँ बोला गया। अगला है मेंटरशिप।
An atmosphere with employee of varying age is ideal for fostering mentorship relationship. Many businesses make the decision to launch a mentorship program in order to give their staff members a chance to learn from. तो mentorship program में क्या होगा कि आपको एक दूसरे से सीखना है, तो अलग अलग जनरेशन होगी तो आप खुद सीख भी पाएंगे. Employee not only benefit from acquisition of new knowledge and abilities as a result, but also improve in the way. तो बोल रहा है कि उनकी नॉलेज और एबिलिटी में इंप्रूवमेंट नहीं होता, बल्कि इंप्रूवमेंट होता है कि एक दूसरे के साथ कैसे वो कोलैबोरेट करते हैं. ठीक है, तो मेंटरशिप से भी जो है, मेंटरशिप के थ्रू भी काफी इसमें बेनिफिट देखने को मिला है. अगला टॉपिक आता है हेल्दी इंडस्ट्री रिलेशन. इससे पहले इस वाले टॉपिक को थोड़ा देखते हैं. टॉपिक है आपका मैनेजिंग डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जनरेशन के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है. तो इसमें बोला कि अलग अलग जनरेशन के लोग काम कर रहे हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं. ठीक है, फायदे क्या क्या है वो भी अभी हम देखेंगे, पर साथ साथ कुछ ऑब्स्टेकल्स है, मतलब परेशानी भी, तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे. एडवांटेजेस फायदे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. अलग अलग जनरेशन के लोग अगर मिलकर काम कर रहे हैं, मल्टी जनरेशनल लोग काम कर रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है उसका आसानी से सॉल्यूशन वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स ऑडियंस. जो ऑडियंस है वो भी हमारे डाइवर्स है. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 25 साल के लोगों को बैंकिंग सर्विसेज, 25 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, हम हर जनरेशन के लोगों को जो है बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं. हमारी ऑडियंस जो है वो क्या है, डाइवर्स है. तो अगर स्टाफ भी डाइवर्स है तो वो बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएगा. तीसरा, ओकेजन फॉर एजुकेशन ग्रोथ. तो इसमें आप एक दूसरे से सीख पाते हैं. अब कोई नया बंदा है, बिल्कुल नया नया ब्रांच ज्वाइन किया जिसको आप जेड जनरेशन बोल रहे हैं, तो वो एक्स जनरेशन को क्या सिखा सकता है, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है. बैंकों में आपने देखा भी होगा कि कोई पर्सन है, मान लीजिए उसका एज 50 है, तो वो कंप्यूटर को ज्यादा अच्छे से नहीं समझ सकता. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो कई बार आप लोगों से पूछ लेता है. अगर आपके 25-30 आप कंप्यूटर फ्रेंडली है तो आपसे पूछ लेगा कि इस कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है, या फिर इस कंप्यूटर को कैसे, मान लीजिए कुछ उनको कॉपी पेस्ट में कई बार उनको कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, उन्होंने आपसे पूछ लिया. या मेल मर्ज कैसे करते हैं, वी लुकअप कैसे करते हैं. तो छोटी मोटी चीजें जो होती है कंप्यूटर में जिसके लिए वो फ्रेंडली नहीं है, वो आपसे पूछ सकते हो. तो एक दूसरे को जो है बता के, एक दूसरे को सिखा के आप एजुकेशन ग्रोथ भी कर सकते हैं. अगला आता है मेंटरशिप. तो कई सारे मेंटरशिप प्रोग्राम भी जो है बिजनेसेस लॉन्च करती है, तो इसका फायदा उनके स्टाफ मेंबर्स को होता है. मेंटरशिप में क्या होता है कि आप एक दूसरे से सीख पाते हैं, एक दूसरे की नॉलेज को जो है एक्वायर कर पाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे आपके डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया. इन सभी तरीकों से आप जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्स आपकी स्टाफ है, उनको आप मैनेज कर सकते हो. अगला हेल्दी इंडस्ट्री रिलेशनशिप. इंडस्ट्री रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, यहाँ डेफिनेशन दी है. द टर्म इंडस्ट्री रिलेशनशिप रेफर्स टू द इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट विच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बी ट्रेस बैक टू रिलेशनशिप. तो बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का मतलब यूनियन क्या होती है, आपकी जो वर्क फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करती है. और एम्प्लॉयर कौन सी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन. मान लीजिए एसबीआई एक एम्प्लॉयर है, उसकी यूनियन है, एसबीआई की कोई यूनियन, तो यूनियन के बीच में और एसबीआई जो बैंक है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो वही आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है. ठीक है, तो कैसा इंटरेक्शन है यूनियन के बीच में और एसबीआई के बीच में, एसबीआई की यूनियन के बीच में और एसबीआई बैंक के बीच में, सॉरी एसबीआई बैंक की यूनियन के बीच में और एसबीआई जो कि खुद एम्प्लॉयर है उसके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है, तो उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बोला जाता है. इट रेफर्स टू इंटरेक्शन दैट एक्सिस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, वही होता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप. तो बोल रहे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी. तो अभी की जो सोसाइटी है उस टाइम पे एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बनाना काफी डेलिकेट हो गया है, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया. और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट कॉर्पोरेशन ऑफ लेबर्स एंड हार्मोनियस. तो बोल रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री में प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आपके लेबर्स बार बार स्ट्राइक पे चले गए हैं, ठीक है, तो उससे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. तो एक हार्मोनियस मतलब एक तालमेल होना जरूरी है, उनके रिलेशनशिप अच्छे होने बहुत जरूरी है. अब मान लीजिए यूनियन कुछ बोल रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ बोल रही है, बार बार यूनियन स्ट्राइक पे जा रही है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो नहीं कर पाएगी. तो एक अच्छा एक कॉर्पोरेशन होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है वर्कर्स के बीच में और उनके मैनेजमेंट के बीच में. फिर इसका क्या कंसेप्ट है, ज्यादा आपको डिटेल में जाने का जरूरत नहीं. यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें हम लोग देख लेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में दो टर्म्स आएगी, एक आएगा आपका इंडस्ट्री, दूसरा आएगा रिलेशनशिप. इंडस्ट्री रेफर्स टू एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल्स आर. तो इंडस्ट्री का मतलब कोई भी ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर काम कर रहे हैं. रिलेशन की बात है, रिलेशनशिप वी मीन रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन द इंडस्ट्री बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन. रिलेशन का मतलब जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एसबीआई, और उसके जो वर्कमैन है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो वो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बोला गया. द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट. तो जो एम्प्लॉय, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो मैनेजमेंट है, तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है. तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप वही बताता है कि जो एम्प्लॉय है उनके बीच का और जो उनके वर्कर्स है उनके बीच का, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो इंडस्ट्री है, जो एम्प्लॉयर है, उनके बीच का रिलेशनशिप किस तरीके से काम करता है. तो अच्छा हेल्दी इंटर रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी. ठीक है, और इसमें यही बोला है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में जो
ग्रुप ऑफ वर्कर्स है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनियन। यूनियन क्या है एग्जैक्टली? आप जैसे एक वर्कर बोल रहा है, दो बोल रहा है, किसी एसबीआई बैंक में मान लीजिए 2.5 लाख वर्कर्स हैं, 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, 2.5 लाख स्टाफ है, तो उन सबकी आवाज के लिए यूनियन होती है, ठीक है, उनके बिहाफ पे क्या बोलना है वो यूनियन बोलती है। तो वही बोल रहा है कि सबको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है यूनियन। यूनियन के बीच में मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वही होता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो अगर हम समराइज करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट है और जो यूनियन है, दोनों को बोथ नीड टू अप्रोच द बिल्डिंग ऑफ गुड इंडस्ट्रियल, दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके विद पॉजिटिव एटीट्यूड इफ दे वांट टू सी इट सक्सेस। अगर वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सब सक्सेस करे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है वर्कर्स के बीच में, जो कि यूनियन रिप्रेजेंट करता है, और आपकी कंपनी के बीच में। ठीक है, तो इतना आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कंप्लीट इसमें हो गया। अगला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ चेंज। चेंज का क्या मतलब है? पहले जो बैंक थे, बैंकों में कंप्यूटर्स नहीं थे, पहले सिर्फ आपका ऐसे लेजर बुक में एंट्री होता था सारा कुछ, ठीक है, फिर आपके कंप्यूटर आए, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। फ्यूचर में क्या होगा, अभी डिजिटल बैंकिंग पे बहुत फोकस हो रहा है, तो फ्यूचर में शायद आपको ब्रांचेस ब्रांचेस ही ना हो, ऐसे बैंक मिले जिसकी ब्रांचेस ही ना हो, तो स्टाफ को भी उस तरह से होना पड़ेगा ना, डिजिटली इनेबल। चेंज तो मतलब होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, अपग्रेड होता रहेगा। तो कैसे इस चेंज को कैसे मैनेज करें, तो वही आपका मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मैनेजिंग चेंज मीन्स मैनेजिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल लीडिंग द चेंज एफर्ट्स एंड दोज हु आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट दीज स्ट्रेटेजीज, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट इन विच चेंज कैन अकर, एंड मैनेजिंग द इमोशनल कनेक्शंस दैट आर एसेंशियल फॉर ट्रांसमिशन। इसको सिंपल सी भाषा में आप ऐसे समझेंगे, जैसे बैंकों में पहले अगर हम बात करें 1990-95 की बात, ठीक है, तो उस टाइम तक सब कुछ जो है लेजर होता था, तो तब ये न्यूज मिली थी कि कंप्यूटर्स आ जाएंगे, तो सोचिए उनके लिए कितना मुश्किल होगा। अभी आप लोगों ने, हम लोगों ने अगर बैंक ज्वाइन किया तो हमें शुरुआत में ही बैंक हमें कंप्यूटर के साथ मिला, पर ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों के टाइम पे सब चीजें लेजर में थी, सब चीजें हिसाब किताब वो किताबों में रखते थे, फिर अचानक से उनको बोल दिया जाएगा कि आपको कंप्यूटर में सब करना है, किताबों में कुछ भी हिसाब नहीं रखना, तो सोचिए उनको कितना, उनके लिए उनको कितना धक्का लगा होगा ना। तो उस चेंज को कैसे मैनेज करना है? स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि यूनियन की तरफ से अपोजिशन हुआ होगा, ठीक है, बहुत से यूनियन ने अपोजिशन किया होगा, बहुत सारे अपोजिशन फेस करने पड़ेंगे, बट अगर चेंज को बैंक इम्प्लीमेंट नहीं करता, मान लीजिए बैंकों में सीबीएस आया और बैंक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो अभी क्या होता है, वो बैंक ही बंद हो जाता। तो चेंज जरूरी है, ऐसा नहीं कि चेंज आने से किसी को, हाँ हमें थोड़े टाइम के लिए परेशानियां झेलनी पड़ती है, बट वो बहुत जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो चेंज मैनेजमेंट मतलब कोई भी नई चीज आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कैसे आप मैनेज करोगे, जो आपके एम्प्लॉयज उनको आप कैसे बताओगे कि ये चेंज होना कितना जरूरी है और आपको कैसे चेंज वाले माहौल में खुद को डालना चाहिए। उसको लेके कई सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आपके, ठीक है, लेविन ने एक चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया है, और कोटस ने 8 स्टेप बताया कि चेंज को कैसे आपको मैनेज करना है, तो कई सारे प्रिंसिपल्स चेंज मैनेजमेंट को लेके दिए गए। आप लोग एचआरएम में भी इसके काफी जो प्रिंसिपल्स है उसका काफी डिटेल जो है एचआरएम का जो है ना सिलेबस, उसमें काफी डिटेल में ये दिया गया। फिर यहाँ पे बताया कि एक अच्छा चेंज मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पहला गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंज प्रोसेस। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि चेंज प्रोसेस क्या होता है। देयर इज नो सच थिंग एज कुकी कटर अप्रोच टू द ट्रांसफॉर्मेशन। बोल रहा है जब भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको कैसे हमें अप्रोच को लाना है, तो कुछ एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है, हमें देखना पड़ेगा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ये वास्ट है, इसको हमें समझना पड़ेगा। हमें पॉइंट ए से शुरुआत करना है और पॉइंट बी में पहुंचना है, ठीक है, हमें ए से बी तक पहुंचना है, तो कई सारा अलग अलग मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई हार्ड एंड ऐसा रूल है, इस रूल के हिसाब से हम चेंज को मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे प्रिपरेशन, फिर हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, और फिर हम करेंगे फॉलो थ्रू। प्रिपरेशन में क्या होगा, हमें एक प्लान रेडी करना पड़ेगा। प्रिपरेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंज मैनेजर्स टू गेट बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स वर्कर्स रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशंस। तो इसमें जो चेंज मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसको तैयार होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को और वर्कर्स को रेडी करना, जो भी ट्रांजिशन जो भी चेंज होने जा रहा है। इन ऑर्डर टू डू दिस इट इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन टू स्टाफ मेंबर्स द लॉन्ग टर्म गोल दैट मस्ट बी अकम्प्लिश एज वेल एज स्ट्रेटेजी दैट इज यूज्ड। तो बोल रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो आपको अपने स्टाफ मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि हमारा ये गोल है, इसलिए हम लोग जो है चेंज चाह रहे हैं, तो वो चीज के लिए आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा। सेकंड आता है इम्प्लीमेंटेशन। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंज मैनेजर्स टू इंश्योर दैट चेंजेस आर कैरिड आउट इन ए मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद लॉन्ग। तो आपने लॉन्ग टर्म गोल बता दिए, तो आपको सेकंड स्टेप में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो चेंज मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस बात को इंश्योर करना कि जिस तरीके से आपने सोचा कि चेंज होगा उसी तरह से वो चेंज हो जाए। लास्ट आता है आपका फॉलो थ्रू। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंज मैनेजर टू मेक सर्टेन दैट द चेंज इज सस्टेनेबल एंड दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू कल्चर। तो एक बार आपने कुछ चेंज किया तो चेंज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको चेंज को अपने कल्चर में लाना पड़ेगा,
अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने बदल दिया, चेंज हो गया तो कुछ स्टाफ चेंज हो गया, नहीं, आपको अपने कल्चर में लाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो भी आपने चेंज किया वो सस्टेनेबल है, मतलब लॉन्ग टर्म तक वो चेंज जो आपने किया वो बना रहेगा। तो ये चीज़ आपके चेंज मैनेजमेंट में आ जाएगी। सेकेंड है एक्वायरिंग एन अवेयरनेस ऑफ ड्राइवर्स ऑफ चेंज। बोला है कि अगर मैनेजर्स क्या चाहता है कि इन ऑर्डर फॉर द मैनेजर टू सक्सेसफुली मैनेज चेंज, अगर मैनेजर चाहता है कि सक्सेसफुली वो चेंज को मैनेज करे, दे मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज। तो पहले मैनेजर को खुद समझना पड़ेगा ना कि क्यों जरूरी है। अब मान लीजिए मैनेजर अपने वर्कर को बोल रहा है कि तुम्हें चेंज होना पड़ेगा, कंप्यूटर में आना पड़ेगा, इस तरह से बोल रहा है। अब स्टाफ पूछ रहा है कि क्यों आना पड़ेगा कंप्यूटर में, उसके पास आंसर नहीं है। मतलब पहले आपको जाना पड़ेगा, खुद मैनेजर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्यों चेंज जरूरी है, तभी वो आगे इस बात को बता पाएगा। इफ यू डोंट डू दिस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू डिजाइन अ स्ट्रेटेजी दैट एड्रेस फंडामेंटल इश्यूज एंड। तो बोल रहा अगर आप खुद नहीं जानते कि चेंज क्यों जरूरी है तो आप आगे उस बात को नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए जरूरी है कि आपको ये बात आगे बतानी पड़ेगी, अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि चेंज हम क्यों चाहते हैं। अगला था फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी। वंस यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन, तो अगर आपको पता लग गया कि हाँ ये रीजन है इसलिए हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगले स्टेप में आपको प्लान बनाना पड़ेगा। इस प्लान में आपको हाई लेवल ओवरव्यू टू ऑफ द रीजंस ऑफ द चेंज, तो उस प्लान में आपको क्या रीजन हम लोग चेंज क्यों चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका क्या स्कोप है, कौन से स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, टीम आपको बनानी है, तो वो सारी चीजें, रोड मैप जो भी टास्क आपको पूरे करने, तो वो सारी चीजें आपको रेडी करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी इसको लेके बनेगी। अगला आता है क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। Your ability to communicate in a way that is clear and focused is one of the most effective weapon। तो आपने कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, अब देखना पड़ेगा कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को कितनी अच्छी तरह से जो है आगे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो जितनी अच्छी आपकी एबिलिटी कम्युनिकेट की होगी वो उतना ही अच्छा आपके लिए, उतना अच्छा वेपन के तौर पे काम करेगा। तो बोला जब भी आपकी कंपनी आपके स्टाफ को कोई गाइड चाहिए होगा, आपने उसको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट किया होगा, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा इसमें। और तो इसमें बोला है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए कि जो भी आपके स्टाफ मेंबर्स या बाकी मेंबर्स आपकी टीम में, तो उनको पहले समझना पड़ेगा व्हाई चेंज इज नेसेसरी। सिर्फ उनको ये नहीं समझना पड़ेगा कि चेंज क्यों जरूरी है, बट ऑल्सो हाउ देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी अफेक्टेड, कि चेंज होने से आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे चेंज हो जाएगी, तो वो चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी। अगला है बी रेडी टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। तो जो भी आप काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि मखमल का रास्ता है, स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी रुकावटें आपको ऑब्स्टेकल झेलनी पड़ेगी, बहुत सारे स्टाफ होंगे जो कि इसका अपोजिशन करेंगे, बट आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। नो मैटर हाउ वेल प्रिपेयर यू आर, तो जितने अच्छे से आप प्रिपेयर होंगे, कितने भी अच्छे से आप प्रिपेयर होंगे, देयर इज नो गारंटी दैट एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू प्लान। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कितना अच्छा आपने प्लान किया, आपका जो काम है, आपने इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सब चीज आपके प्लान के हिसाब से होगी। तो इसलिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मान लीजिए अलग अलग आउटकम आए तो उस टाइम पे आप किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे उसको निपटेंगे उस सबसे, तो उसके लिए आपको पहले से प्लान होना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है ये आपका चेंज मैनेजमेंट का कंप्लीट इसमें हो गया। चेंज मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि ट्रांजिशंस आता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपके एम्प्लॉय में कैसे उसको मैनेज करना है, आपके एम्प्लॉय को कैसे उस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ढालना है, तो वही होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो कई सारे मेथड इसके दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप यूज होंगे। तो पहला गेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज प्रोसेस। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि चेंज आखिर क्यों जरूरी है, ठीक है। तो कोई हार्ड ऐसा कोई रूल नहीं है, हमें समझना पड़ेगा, स्थिति के हिसाब से हम लोग सिचुएशन के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो पहला है प्रिपरेशन। तो जो चेंज मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पहले कि वो एक जो वर्कर्स है ट्रांजिशन के लिए उनको रेडी कर सके, ठीक है। स्टाफ मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म गोल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हम क्यों चेंज चाह रहे हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन, अब अगले स्टेप में जो भी आपने लॉन्ग टर्म गोल बताए हैं तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जो स्टाफ है उनको आपने जो बताया है तो आपको अपनी बात को उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। अगला आता है फॉलो थ्रू। अब आपने जो चेंज को लेके जो बताया और उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, अब आप उसको फॉलो अप भी करेंगे ताकि ये इस बात को इंश्योर करे कि जो आपने चेंज किया वो सस्टेनेबल है, मतलब लॉन्ग टर्म तक आपकी कल्चर में वो चेंज बस जाना चाहिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस में वो चेंज आ जाना चाहिए। सेकेंड है एक्वायरिंग एन अवेयरनेस। तो जो भी आप चेंज कर रहे हैं तो आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे, आप चेंज मैनेजर, आप चेंज को मैनेज कर रहे हैं, तो पहले आपको खुद समझना पड़ेगा ना कि क्यों चेंज जरूरी है। तो अगर आप खुद नहीं समझेंगे तो आप आगे अच्छे से जो है चेंज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, मतलब आप अगर आप नहीं समझते कि चेंज क्यों जरूरी है तो आपके लिए बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा ये काम कि आप कोई स्ट्रेटेजी बनाएं। मतलब आप स्ट्रेटेजी कब बनाएंगे, जब आपको एग्जैक्ट इशू पता होगा कि हाँ ये इशू है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तभी तो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो। तो बोल रहा है कि आपको पहले मैनेजर को खुद समझना चाहिए कि क्यों चेंज जरूरी है, उसको लेके उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी वो आगे अवेयरनेस कर सकता है। अगले स्टेप में फॉर्मुलेटिंग है स्ट्रेटेजी। आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। फिर वही बोल रहा है कि अगर आप अपने शिफ्ट का रीजन समझ गए तो अगला स्टेप आपको प्लान बनाना पड़ेगा। तो प्लान में क्या होगा, क्या कारण है, हम क्यों चेंज चाह रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट है चेंज का उसका क्या स्कोप है,
मतलब कितना ये प्रोजेक्ट होगा, आपको एक टीम ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, पूरा रोड मैप कि क्या क्या काम होने चाहिए इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपके स्ट्रैटेजी में आ जाएंगी। अगला आता है क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, अगर आप अपनी बात को बहुत क्लियर वे में सामने कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने स्टाफ मेंबर को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा वेपन के तौर पर काम करेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसमें बोला है कि जो भी पर्सनल है उनको समझना पड़ेगा कि चेंज क्यों जरूरी है। सिर्फ उनको इतना नहीं समझना पड़ेगा कि चेंज क्यों जरूरी है, बल्कि उनको ये भी समझना पड़ेगा कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बदल जाएंगी, चेंज से कैसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाएंगी, तो ये बात भी आपको उनको बतानी पड़ेगी। अगला है बी रेडी टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। तो हर जगह पे ऑब्स्टेकल्स आता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो आपने प्लान बनाया बिल्कुल स्मूथ होगा, तो आपको कई पॉसिबल आउटकम है उसके लिए पहले से रेडी होना पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारा फॉर्मुलेटिंग करियर स्ट्रेटेजी। तो आप अपनी करियर स्ट्रेटेजी को कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट बताइए, 7 स्टेप, 7 तरीकों से आप अपनी अच्छी करियर स्ट्रेटेजी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो पहला और करियर डेवलपमेंट प्लान। इसमें आपका पूरा प्लान होगा कि आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या आपके गोल्स हैं। ठीक है, तो पहला आपको प्लान बनाना पड़ेगा, जिस प्लान में आपके लॉन्ग टर्म क्या गोल है। जैसे लॉन्ग टर्म में मतलब 20 साल में आप एसबीआई के किसी बैंक के एमडी बन जाओगे। शॉर्ट टर्म गोल, आगे 5 साल में आप इस बैंक के सीएम बन जाओगे। तो आप आपको अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को पहले डिसाइड करना पड़ेगा, और आपकी अभी की जो करंट रोल है, ठीक है, उनको भी आपको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। सेकंड स्टेप इज टू अवेयर ऑफ योर एडवांटेजेस। तो क्या आपके एडवांटेजेस है उसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और यहाँ पे एक स्टेप बताया कि अगर आप अपना प्लान बना रहे हैं ना, तो उसके पहले आपको खुद के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या वैल्यूज है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी मोटिवेटेड फैक्टर्स है, और उसके लिए आपको खुद का प्लान बनाना पड़ेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। फिर सेकंड स्टेप में जो भी आपके एडवांटेजेस है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरे में आप एक रिसर्च कंडक्ट करोगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, तो उन सबके ऊपर आप रिसर्च करोगे। ये आपका स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, डेवलपिंग एक्सपर्टाइज इन द। तो अब आप क्या करोगे, जिस चीज में आप अच्छा कर सकते हो तो उसमें आप एक्सपर्टाइज डेवलप करने की खुद में कोशिश करोगे। पांचवें स्टेप में क्या होगा, एक पूरा का पूरा नेटवर्क आप डेवलप करोगे। छठे स्टेप में क्या होगा कि जो भी आपके अल्टरनेट ऑप्शन है उसको आप इवेलुएट करोगे। मान लीजिए आप एमडी नहीं बन पाए, तो कोई दूसरी स्पेशलिस्ट पोस्ट है जिसको आप जो आप बन सकते हो, तो अपने अल्टरनेट को उसमें इवेलुएट करोगे। लास्ट स्टेप में आप एक्शन लोगे। तो इतने सारे स्टेप में आप अपनी करियर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो 7 स्टेप में पूरा होगा। पहले आप अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाओगे, साथ में आपकी जो वैल्यूज है, जो स्ट्रेंथ है, जो मोटिवेशन है, तो उन सबके अच्छे से स्टडी करोगे। सेकंड स्टेप में आपको अपने एडवांटेजेस देखोगे। तीसरे स्टेप में आप रिसर्च करोगे अलग अलग पॉसिबिलिटीज को लेके। चौथे में आप एक्सपर्टाइज जो है खुद में डेवलप करोगे। पांचवें में पूरा का पूरा नेटवर्क बनाओगे। छठे में आपके पास क्या क्या अल्टरनेट है उनको आप स्टडी करोगे, उनका एवेल्यूशन करोगे। लास्ट में जो है आप फाइनली एक्शन लोगे। तो इस तरह से आपका करियर स्ट्रेटेजी पूरी होती है। करियर स्ट्रेटेजी मतलब हमें अपने करियर को लेके क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी, हमें 5 साल में क्या करना है, आगे क्या करना है, तो उसको लेकर पूरा एक प्लान रेडी करते हैं। वही होती है आपकी करियर स्ट्रेटेजी। क्लास में एक छोटा सा टॉपिक दिया है, टॉपिक का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि बैंकों में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनका लाइफ बहुत ज्यादा हैक्टिक हो गया। ये बात अच्छी है कि कुछ बैंकों में सैलरी बहुत अच्छी है, बट साथ साथ जो है वो आपको एक अच्छी सैलरी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपकी पूरी की पूरी प्रोफेशन, उन्होंने आपकी लाइफ को पूरा सिर्फ प्रोफेशनल कर दिया। आपकी पर्सनल लाइफ कुछ रही नहीं गई है। अगर कोई स्टाफ मान लीजिए 9 बजे ब्रांच में बैठा है या 9:30 या 10 बजे बैठा है ब्रांच में, जो कि सुबह आ गया था, तो सोचिए कब वो घर पहुंचेगा। ठीक है, घर जाने के बाद कब वो खाना खाएगा, कब वो रेस्ट करेगा, कब वो फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उस चीज का टाइम ही नहीं है। जब आप 9 बजे ब्रांच से निकल रहे हैं तो नॉर्मल सी बात, आप 10 बजे अपने घर पहुंचे तो घर में ज्यादातर आपके बच्चे अगर कोई घर में है तो वो सब सो चुके होंगे, तो वो लोग आपसे बात नहीं करोगे। तो होता है ना, दिन भर अगर आपको थकावट हो रखी है तो आधा 1 घंटा या 2 घंटा अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करो तो वो आप भूल जाते हो, जो आपको स्ट्रेस है ब्रांच का वो भूल जाते हो। तो इसलिए जो है बैंकों में इस बात को ध्यान नहीं रखा गया। ऑफिसर्स के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं रखा कि शाम को उनका कितना बजे छुट्टी होती है। जब तो काम है उनको करना पड़ेगा, और काम इतना है जो कभी खत्म नहीं होता। तो बहुत सारे स्ट्रेस जो है स्पेशली ऑफिसर्स में, बैंकों में बहुत सारा देखने को मिल रहा है। तो बोल रहा है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया आपकी बुक में कि कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत ही लिखा हुआ है कि द टर्म स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर टू वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड साइकोथेरेपीज दैट आर एम्ड एट रेगुलेटिंग द डिग्री ऑफ। तो बोल रहा है कि आप जो स्ट्रेस फेस करते हो तो उसके लिए आप अलग अलग ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो वही आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका ट्रीटमेंट ये सब नहीं है। तो बोल रहे हैं कि बीमारी होने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो बेटर है कि बीमारी हो ही ना। तो उसके लिए आपको जो है टाइम इन सबको रेगुलेट करना पड़ेगा, प्रॉपर एक लिमिट बताना पड़ेगा कि हाँ ऑफिसर्स को मैक्सिमम इतने बजे तक काम खत्म
हो रहा है, अगर ऑफिसर्स लेट सिटिंग कर रहे हैं तो उसका रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसको लेकर पूरा रिसर्च करना चाहिए ताकि इस बड़ी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। देयर आर वैरायटी ऑफ मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स दैट कैन बी, तो बोल रहा है कि अगर किसी को स्ट्रेस होगा तो बहुत सारे फिजिकल या मेंटल सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। दीज सिम्टम कैन चेंज द डिपेंड, और हाँ, अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो आप उससे एक अच्छे प्रोडक्टिव, एक अच्छे आउटपुट की उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। जो पर्सन खुद स्ट्रेस में, तो कैसे वो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीजों को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोई ब्रांच में प्रॉब्लम आ जाएगी तो उन सबको नहीं समझ पाएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और बोल रहे हैं कि स्ट्रेस में क्या होगा कि मेंटल और फिजिकल सिम्टम आपको दिख जाते हैं, तो जिससे पता लगता है कि जो पर्सन है वो स्ट्रेस में। दिस कैन इन्वॉल्व डिग्री ऑफ, तो बोल रहा है कि जो पर्सन है उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी, ठीक है। इन एडिशन टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, मतलब उसको डिप्रेशन की फीलिंग आएगी। इन टूडे मॉडर्न वर्ल्ड इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर, तो बोल रहा है एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए अच्छा सक्सेस जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। द डिमांड ऑफ लाइफ आर फ्रिक्वेंटली नंबरस एंड कैन बी टॉट टू मैनेज, हाउएवर देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्निक टू डील, तो बोल रहा है आपको एंग्जाइटी है, ठीक है, तो उन सबसे डील करने के लिए कई सारे टेक्निक है जिनको आप स्ट्रेस मैनेजमेंट बोल सकते हैं। मतलब आपको जो स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करना है। द लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन बी इजिली मेजर्ड बाय यूटिलाइजिंग वेरियस, तो बोल रहा कई सारे फिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो जिन टेस्ट को आप करा सकते हो और जिनसे आपको पता लगेगा कि आपको कितना स्ट्रेस है, ठीक है। और देर आर मेनी डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कई सारे मॉडल जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईच दिस मॉडल ऑफर्स अ यूनिक एक्सप्लेनेशन, तो उस हर मॉडल की एक अलग अलग खासियत है, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एडिशंस रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच मैकेनिज्म, तो बोल रहा कि कौन सा मॉडल एफिशिएंट है, कौन सा सही है, तो उसके लिए प्रॉपर अभी जो है रिसर्च की जानी चाहिए। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रेस में है, उनको फिजिकल स्ट्रेस है, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो उन सबको समझना, उनका रेजोल्यूशन करना, वही आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट इसमें हो जाए। लेटर सम हमारा यहाँ पे आ गया और 2-3 क्वेश्चन आंसर्स है, 3-4, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, तो स्टाफिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उनको प्रॉपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे स्टाफिंग में आती है। तो बोल रहा है कि क्या चीज स्टाफिंग में नहीं आती है, डेवलपिंग टैलेंट इन वर्कर्स, तो उनको आप डेवलप कर रहे हो तो ये स्टाफिंग में आएगा। सेकंड है रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमॉन्ग स्टाफ, स्टाफ के बीच में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो तो ये स्टाफिंग का काम नहीं होता, ठीक है, तो सेकंड ही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा है कंटेनमेंट ऑन द पार्ट्स ऑफ एम्प्लॉय, और चौथा है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल, तो जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स उसको मैनेज करना, तो ये सारा ही स्टाफिंग का पार्ट है। इसमें बोला रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी स्टाफिंग का पार्ट है, तो ये स्टाफिंग का पार्ट नहीं है, तो फर्स्ट का आंसर इसमें हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है विच टेस्ट इज मोस्ट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल पोटेंशियल टू पिकअप न्यू एबिलिटीज क्विकली एंड इजली, तो कोई भी इंडिविजुअल को कोई आप नया काम सिखा रहे हो उसको फटाफट सीख लेता है, आसानी से सीख लेता है, तो कौन सा ऐसा टेस्ट करोगे जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ इस एम्प्लॉय में, इस इंडिविजुअल में ऐसा पोटेंशियल है कि वो नई चीजों को जल्दी सीख जाता है, तो वो था आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, तो डी इसका आंसर इसमें हो जाएगा। तीसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स फॉर फिलिंग द वैकेंट पोजीशन विद पीपल फ्रॉम डिपार्टमेंट दैट ऑलरेडी हैव टू मैनी वर्कर्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे वर्कर्स हैं और वो चाहता है कि जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिल करे, तो क्या करेगा, रिलोकेशन, ठीक है, रिलोकेशन में क्या होगा कि किसी वर्कर्स को मान लीजिए एक बैंक की एक ब्रांच है ए और दूसरी ब्रांच है बी, तो इस ए ब्रांच में बहुत ज्यादा स्टाफ है, मान लीजिए 10 है, और बी ब्रांच में सिर्फ 2 है, यहाँ पे अगर स्टाफ की जरूरत है तो यहाँ से 3 को भेजेगा, रिलोकेशन करेगा, ठीक है, तो वही इसका सॉल्यूशन है। बाहर से अगर लाएगा तो फिर जो बाकी की जो ब्रांच में ज्यादा स्टाफ है तो उसका वो अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो बेटर तरीका क्या है कि उसको रिलोकेट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। चौथा, अ मैनेजर propensity to make use of knowledge about subordinate in way that led to incorrect perception of those subordinate is referred as, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल से टर्म है आपकी बायस। बायस में क्या होता है कि आप जो है अपने सबऑर्डिनेट के बारे में इनकरेक्ट, गलत परसेप्शन बना लेते हैं, गलत धारणा बना लेते हैं, ठीक है, तो वही होता है आपका बायस्ड। लास्ट क्वेश्चन है आपका फॉर रिजॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ट्रेनिंग प्रूव टू बी मोस्ट सक्सेसफुल मेथड, तो इस सम के लिए ट्रेनिंग जो है सबसे बेस्ट मेथड है। स्किल गैप, तो अगर आपका स्किल गैप, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपको ट्रेनिंग देकर उस स्किल गैप को पूरा किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर इसमें हो जाएगा ए। इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।